गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सैंक्टम क्लासेस। हम विजेंदर और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 मार्च का एडिटोरियल। और एडिटोरियल का टाइटल अपना है सैल्यूटरी रिमाइंडर ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका टाइटल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे छपा है। और सैल्यूटरी रिमाइंडर की मतलब समय रहते एक चेतावनी है, रिमाइंडर है, याद दिलाता है। टाइमली सैल्यूटरी का मतलब होगा टाइमली वार्निंग, कि बिल्कुल सही समय पे कि भाई अब आप सचेत हो जाइए, नहीं तो चीजें हाथ से बाहर जा सकती हैं। कुछ इस तरह का सीन इसके अंदर है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेशन यहाँ पे समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होगा। और इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो इसमें आप देख पा रहे हैं, फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक कप कॉफी की कीमत 1970 में $0.25 थी और वो 2019 में $1.59 हो गई है। तो समय के साथ साथ जो वस्तुओं के मूल्य में जो बदलाव होता है और वो जो इंक्रीज होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये एक सिक्का इस तरह से है और फिर ये बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई जो हो जाती है, वही सामान 5 साल पहले कुछ और कीमत में मिलता था, अब कोई दूसरी कीमत में मिलता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे इसमें सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हुई है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप देखोगे सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फूड एंड बेवरेजेस का है, फिर हाउसिंग, एपरल, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से। तो किस चीज का कीमत अगर बढ़ेगी तो अपने पास सीपीआई जो है वो ऊपर नीचे होगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये फूड एंड बेवरेजेस एंड हाउसिंग, आई थिंक हाउसिंग होती है कि नहीं होती है। तो ये जो अपने पास इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इन कंपोनेंट के बारे में दिया है। तो आगे हम लोग पूरा एडिटोरियल में लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या बात, किस तरह की चेतावनी है और क्या टारगेट रहता है। एक टारगेट यहाँ पे इन्फ्लेशन का टारगेट जो आरबीआई नियंत्रित करता है वो है कि 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। और यही उनको टारगेट दिया गया है कि आप कैसे भी करके कि ये जो बैंड है 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन का, इससे ना तो कम होनी चाहिए, ना तो भाई 2 से कम होनी चाहिए, ना 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये अपना टारगेट रहता है। अभी भी जो इंक्रीमेंट हुआ है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन में, वो विद इन दिस ही है, ये विद इन लिमिट ही है, अभी ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे पहले वोकैब देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। सैल्यूटरी वर्ड का मतलब है कि समय रहते चेतावनी देना, कंटेनिंग ए टाइमली वार्निंग। तो सैल्यूटरी अपने पास हो जाएगा समय रहते चेतावनी देना। इसका मतलब एक अच्छा प्रभाव भी होता है, हैविंग ए गुड इफेक्ट ऑन समथिंग, खास करके बुरा जो रहता है तो एक अच्छे प्रभाव के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आगे आ जाओ और दूसरे वर्ड पे क्विनेलियल, ये वर्ड दिया है यहाँ पे, इसका प्रोनाउंसिएशन तो बहुत ही अजीब होगा, क्विनियल। तो यहाँ पे इसका मतलब आसान है याद रखने में कि 5 वर्ष में एक बार जो चीज होती है उसे हम लोग इस शब्द से बुलाते हैं। और सीजलेस अपने पास हो जाएगा भाई बिना रुके, नॉट स्टॉपिंग, कि जो रुके ना, जो लगातार चलता रहे। सीज का मतलब रुकना और सीजलेस हो जाएगा बिना रुके, कि लगातार अपने पास चाहे चलता रहे। विजिल जो होता है ये चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है। तो ये विजिल वर्ड भी काफी अच्छा है कि लगातार अलर्ट रहना बिना कोई रुकावट के। पार्टली होता है आंशिक रूप से, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, नॉट कंप्लीटली, पूरा नहीं। पार्टली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। कोई भी चीज है अगर हम लोग उसमें इतने की बात करें, पार्टली अगर बात करें तो इतना ही होगा, है ना। इससे कम होगा या ज्यादा हो सकता है लेकिन पूरा नहीं। एट्रीब्यूटेबल देखो भाई, बहुत अच्छा वर्ड है एट्रीब्यूटेबल। इसका मतलब होता है उत्तरदायी ठहराना, कोज्ड बाय द थिंग मेंशन्ड, कि जो जिस थिंग का जिक्र वहां पे किया गया है उस वजह से होना। तो आप इसे उत्तरदायी कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं की वजह से होना, कि किसी रीजन की वजह से होना। टू एट्रीब्यूट द रीजन फॉर समथिंग टू समवन या फिर समथिंग एल्स। पोज अपने पास होता है टू क्रिएट ए प्रॉब्लम, समस्या खड़ी हो जाना, कि ये पर्टिकुलर चीज समस्या पोज कर सकती है, प्रॉब्लम को पोज कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। प्रोग्नोस्टिकेशन जो होता है भाई, ये प्रोग्नोस्टिकेशन हम लोग कहते हैं अनुमान के लिए, दैट मे हैपन इन द फ्यूचर, की अनुमान लगाना कि हाँ ऐसा होगा। प्रोग्नोसिस, वैसे भी प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस होता है, एक फ्यूचर का अनुमान लगाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं। बोर्न आउट का जो मतलब होगा यहाँ पे पुष्टि करना होता है, कंफर्म करना होता है, सपोर्ट करना होता है कि हाँ ऐसा ही हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद कोई दूसरा जो डाटा है वो अपने को बोर्न आउट करता है, बियर आउट करता है कि भाई हाँ
ये सही था। डिसकंसर्टिंगली का मतलब होता है डिस्टर्बिंगली, निराशाजनक के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। एट्रीब्यूटेबल हम लोग कहते हैं उत्तरदायी के लिए। पोज का मतलब होता है समस्या खड़ी होना। प्रोग्नोस्टिकेशन होता है अनुमान लगाना। बोर्न आउट होता है पुष्टि करना, कंफर्म करना। डिसकंसर्टिंगली होता है अपने पास निराशाजनक। ऑफसेट आप लोग देखो कि ऑफसेट हम लोग कहते हैं कि भरपाई करना, कि कहीं पे कोई नुकसान हो जाए और दूसरी चीज उसका जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो उसके लिए हम लोग ऑफसेट करना कहते हैं। टू यूज समथिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर। लाइक मान लो आपको कुछ पैसे का नुकसान हो गया सुबह में और फिर शाम तक कोई पैसे से कमाई भी हो गई, तो जो नुकसान हुआ था उसको दूसरी कमाई ने ऑफसेट कर दिया। वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना, घटना, असर कम हो जाना, वेन हो जाना। प्रीसीडिंग होता है भाई पिछला, सक्सीडिंग होता है अगला, और करंट हो जाएगा अभी जो चल रहा है। तो प्रीसीडिंग हो जाएगा पिछला। होवर का मतलब होता है आसपास रहना कहीं पे। और 15 नंबर में आप देखो काफी अच्छा वर्ड है। पोर्टेंट एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है संकेत, साइन और वार्निंग। एक चेतावनी होना या संकेत होना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोजेंटली का मतलब होता है कन्विंसिंगली, तो एक तरह से ऐसा हो कि जिस भरोसा दिलाने वाला, कोजेंटली। पेरिलियस अपने पास हो जाएगा डेंजरस के लिए हम लोग कहते हैं, खतरनाक के लिए कहते हैं। तो पोर्टेंट हमने देखा संकेत, साइन और वार्निंग। कोजेंटली यकीनी, कन्विंसिंगली। और पेरिलियस अपने पास हो जाएगा खतरनाक, डेंजरस। तो अब आते हैं भाई लाइन बाय लाइन पे आते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं क्या इसमें कहा है पूरा ओवरऑल इस एडिटोरियल में। विद जस्ट ओवर 2 वीक्स लेफ्ट, कि अभी केवल 2 हफ्ते बाकी हैं, टू द मार्च 31 डेडलाइन, कि 31 मार्च की एक डेडलाइन दी गई है फॉर द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, की सरकार के लिए ये डेडलाइन है, आरबीआई के लिए भी है, कि ये फिनिश करे, कंप्लीट करे। ये जो रिव्यू होता है 5 साल वाला, ये जो रिव्यू होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं करूंगा भाई। तो ये 5 साल वाले रिव्यू के लिए अभी अपने पास 2 हफ्ते बाकी है। ऑफ द करंट इन्फ्लेशन टारगेट, कि अभी इन्फ्लेशन टारगेट को रिव्यू किया जाए अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत। द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रीडिंग, कि अभी अगर देखा जाए, रीडिंग का मतलब है यहाँ पे कि वो डाटा जो है सीपीआई कितनी है, ये अपने को उपलब्ध करवाती है सैलिटरी रिमाइंडर, की समय रहते याद दिलाता है फॉर पॉलिसी मेकर्स टू मेंटेन, कि भाई ये जो भी नीति निर्माता हैं कि बनाए रखें ए सीजलेस, कभी ना रुकने वाला, अलर्ट, विजिल का मतलब चौकन्ना रहना, ओवर प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस की स्थिरता को लेके एक जो विजिल जो है अपने पास है, जो अलर्टनेस है, वो बनी रहनी चाहिए, लगातार बनी रहनी चाहिए। तो देखो पूरी लाइन में लिखा है कि 31 मार्च को रिव्यू किया जाएगा, अपना टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत। और अभी जो लेटेस्ट डाटा है अपना सीपीआई का, वो एक चेतावनी है। चेतावनी ये है कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी को लेके अपनी जो एक अलर्ट है, अपना जो विजिल है, उसे जारी रखो भाई, बिना रोके। तो यहाँ पे देखो रिटेल इन्फ्लेशन जो है मेजर्ड बाय द सीपीआई, जिसे सीपीआई से नापा जाता है। तो यहाँ पे सीपीआई से रिटेल इन्फ्लेशन को नापा जाता है। एक्सेलरेटेड का मतलब है ये बढ़ गई है टू ए 3 मंथ हाई, 3 महीने में सबसे ऊंची पहुंच गई है। और ये कितनी अभी 5.03% रही फरवरी में। तो फैब में ये 5.03% रही, बढ़ गई है। और यही एक वार्निंग है एक तरह से ना, ये इसी रीडिंग की बात कर रहे हैं। डाटा रिलीज बाय द एनएसओ ऑन फ्राइडे शोड, कि फ्राइडे को एनएसओ ने जो डाटा रिलीज किया है उसमें दिखाया है कि अपने पास रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.03% बढ़ गई है। और ये पिछले 3 महीने की हाई है, ऐसे मतलब ये वाली हाई, इससे पीछे कम थी, ठीक है। द जंप ऑफ ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम जनवरी 4.06%। तो आप देखो कि जनवरी में 4.06 था, इतनी थी। फिर फैब में अपना 5.03 है, तो लगभग 100 पॉइंट बढ़ गए हैं, 97 पॉइंट बढ़ गए हैं। वाइल पार्टली एट्रीब्यूटेबल, कि इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, पार्टली, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत, कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। टू ए बेस इफेक्ट गिवन दैट
price gains had relatively eased in February 2020। तो यहाँ पे है कि एक बेस इफेक्ट जो होता है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। ये बेस इफेक्ट क्या होता है, ये अपना इकोनॉमिक टर्म से आगे में दिया होगा तो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइस गेन है कि कीमत के जो फायदे हैं वो थोड़े कम हुए हैं, राहत पहुंची है इन फरवरी 2020। इज ए क्लियर सिग्नल। तो यहाँ पे ये सिग्नल किस चीज को कहा है, जंप को, कि ये जो 1% का बढ़ोतरी हुई है ये सीधी सीधी एक संकेत देता है दैट फूड एंड फ्यूल कॉस्ट की खाने की कीमतें और तेल की कीमतें, ये इनकी जो कीमतें कंटिन्यू टू पोज ए थ्रेट, कि इनसे एक खतरा लगातार बना हुआ है टू ब्रॉडर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था में एक बड़े पैमाने पे अगर आपको कीमतों में स्थिरता चाहिए तो उस स्थिरता को खतरा किस चीज से है, फूड और फ्यूल से। पता कैसे चला, 1% बढ़ गया है, 100 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ गया है। और बड़ी जिम्मेदारी क्या है, बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट अपने पास है कि फूड या फ्यूल की कीमतों में अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो सीधा आपका दिखाई देगा रिटेल इन्फ्लेशन में, सीपीआई में। आगे आ जाओ, स्पेसिफिकली खास रूप से आरबीआई की जो अर्ली फेब का जो प्रोग्नोस्टिकेशन है, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब अनुमान होता है कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, ऑफ कंटिन्यूइंग प्रेशर्स इन द प्राइसेस ऑफ पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स। तो यहाँ पे है कि उनका एक प्रोग्नोस्टिकेशन जो दिया है यहाँ पे कि लगातार प्रेशर बनाए रहे कीमतों में, दाल की कीमतों में, एडिबल ऑयल की कीमतों में, हैज बीन बोर्न आउट। तो इस बात की पुष्टि होती है, ये बात सपोर्ट, इस बात को कंफर्म किया जाता है बाय द लास्ट 2 months सीपीआई डाटा। पिछले 2 महीने का सीपीआई का जो डाटा है उससे इस बात की पुष्टि होती है। तो यहाँ पे बोर्न आउट का मतलब कंफर्म करना हो जाएगा। और ये अपने प्रोग्नोस्टिकेशन जो वर्ड है इसका मतलब है अनुमान लगाना भविष्य के बारे में, तो ये हो जाएगा। तो इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि जो प्रेशर है, दाल की कीमतें और एडिबल ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं या फिर उनके ऊपर ऐसा रह रहा है, ऊपर नीचे हो रही है। तो ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है पिछले 2 महीने के सीपीआई डाटा में। ऊपर आगे और भी बताया, इन्फ्लेशन जो महंगाई है, बोथ इसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स की दोनों के अंदर जो भी इसेंशियल है, एडिबल ऑयल भी इसेंशियल है और पल्सेस भी इसेंशियल है, हैज परसिस्टेड, कि ये जारी रही इन द डबल डिजिट्स, कि ये डबल डिजिट में रही इनकी जो इन्फ्लेशन है, केवल दाल की और तेल की कीमतें, एडिबल ऑयल की, ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड इन द केस ऑफ द लेटर, और केवल एडिबल ऑयल की अगर बात करें, लेटर का मतलब दूसरे नंबर की अगर बात करें, एक्सेलरेटेड, ये बढ़ गई डिसकंसर्टिंगली टू 20.8% लास्ट मंथ। कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये सीपीआई का जो डाटा में दिखाई देता है कि ये दो कीमतें जो हैं पल्सेस की और एडिबल ऑयल्स की, ये डबल डिजिट में रही हैं, और एडिबल ऑयल वाली तो 20% बढ़ गई है ना। तो यहाँ पे ये रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है, रीजन ढूंढा जा रहा है कि सीपीआई क्यों बढ़ा। Price gains with respect to 2 other key sources of protein, meat and fish and eggs also remain stuck over above 11%। तो यहाँ पे लिखा है कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो ये बाकी जो की सोर्सेज हैं इनमें भी 11% बनी रहा। कौन कौन सी चीजें, जैसे प्रोटीन, मीट एंड फिश एंड एग्स, तो ये भी अपने पास है 11 से ऊपर ही अटका रहा, एक जगह पे चिपका रहना, स्टक हो जाना। एंड द डिफ्लेशन इन वेजिटेबल कॉस्ट, तो इन चीजों में तो इन्फ्लेशन हुआ है लेकिन डिफ्लेशन भी हुआ है, कीमतों में गिरावट भी आई है, वेजिटेबल की कीमतों में, सब्जियों की कीमतों में, विच हैड हेल्प, जिसने मदद की है ऑफसेट करने में, रिड्यूस करने में, द जनरलाइज प्रेशर इन फूड इन्फ्लेशन, की खाद्य जो महंगाई बढ़ी है उसके अंदर सब्जियों के अंदर कमी आई है। तो इससे मुकाबला, इससे जो एंड रिजल्ट है वो थोड़ा बराबरी का हो गया है। अगर मान लो वेजिटेबल भी बढ़ जाती ना तो थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखो, also went considerably in Feb to -6.7% from -15.8% in January। तो ये देखो ये माइनस ही चल रही है। तो ये सब्जी की कीमतों में जो गिरावट आई है इसने क्या है कि जो सीपीआई बढ़ सकती थी उसे लेवल पर रखा है, उसकी भरपाई कर दी, ऑफसेट कर दिया है। वेन का मतलब डिक्रीज होना होता है,
तो भाई ये फेब में 6.7% नीचे गई है सब्जी की कीमतें, और जनवरी में 15.8% नीचे गई है। तो यहाँ पे देखो एब्सोट वाज दैट, कि एब्सोट ये था कि फूड एंड बेवरेजेस एज ए कंबाइंड कैटेगरी। हाँ, ये मैं वो ऊपर जो मैप आपको दिखा रहा था, पाई चार्ट दिखा रहा था, उसमें मेरे को यही बात याद आ रही थी कि यार उसमें 15% बताया, यहाँ पे 54.2% है सीपीआई में। तो यहाँ पे लिखा है कि खाना और पेय पदार्थ जो है, खाद्य और पेय पदार्थ जो है, इसे अगर एक ही कैटेगरी माने तो इनका जो वेट है सीपीआई में वो 54.2% होता है। भाई ये देखोगे आप यहाँ पे ना, ये हो गया इतना, थोड़ा सा और ले लेते हैं 4%, तो आप देखोगे कि इतना वेटेज जो है सीपीआई में वो केवल फूड और बेवरेजेस का ही है। ठीक है, witnessed an almost 160 basis points quickening in inflation to 4.25% last month from January's 2.67%। तो यहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल अगर फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो इसमें 4.25% की बढ़ोतरी हुई है, जैन में 2.67 की परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। तो अलग अलग भाई अलग अलग चीजों के बता रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज घट रही है। और यहाँ पे लिखा है एक और इक्वली वरीसम, चिंता में डालने वाली जो स्रोत है इन्फ्लेशनरी प्रेशर का, महंगाई वाले दबाव का, इज द कंटिन्यूइंग अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ये होता है कि भाई ऐसे ऐसे कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे लिखा है फूड एंड बेवरेजेस के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो ऊपर जा रही हैं, इससे भी इन्फ्लेशन में फर्क पड़ रहा है, दबाव बन रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी आता है इसके अंदर, विच डायरेक्टली रिफ्लेक्ट दीज प्राइसेस, कि जिनका फर्क दिखाई देता है वहां पे। सो इन्फ्लेशन रॉकेट बाय मोर देन 200 basis points to 11.4% इन फैब फ्रॉम 9.3% द प्रीसीडिंग मंथ। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई पेट्रोल की कीमतें भी एक महंगाई में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, और इसमें बताया है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसका सीधा फर्क ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे पड़ता है, जिसके अंदर 11.4% की दर से उछाल देखा गया, और जो पिछले महीने 9.3% बढ़ा था। यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट का मतलब है 2%, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1%। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, डीजल जो है मेन फ्यूल होता है फ्रेट कैरीज के लिए, सामान के लाने ले जाने के लिए, इज नाउ होवरिंग अराउंड, कि अभी ये भटक रहा है आसपास, किसके आसपास है, 85 रुपीज पर लीटर, कि 85 रुपए पर लीटर है मैनी पार्ट्स, एंड विल मोस्ट सर्टेनली फीड इनटू द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग रिक्वायरिंग टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो यहाँ पे लिखा है भाई, ये ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है कि डीजल की कीमत जो है 85 रुपए पर लीटर है कई हिस्सों में देश के, और ये जो कीमत में बढ़ोतरी हुई है इसका सीधा सीधा असर उन सब चीजों पे पड़ेगा जिनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। जैसे सब्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, जो भी सामान अपने को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उनकी कीमतें फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि डीजल की कीमतें वहां पे बढ़ी हैं, इसलिए। Brent crude oil futures have surged by close to 40% in the 3-month period। तो एक कच्चे तेल की कीमतें जो हैं ये भी इंक्रीज हो गए हैं। सर्ज करने का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, तो ये भी बढ़ गई है बाई क्लोज टू 40%, 40% के आसपास पिछले 3 महीने के पीरियड में, थ्रू मार्च 11। और क्यों बढ़ गई है? इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है रीजन दिया है, इस वजह से बढ़ गई है। आउटपुट कट्स बाय मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, की जो भी बड़े तेल उत्पादक देश हैं उन्होंने अपना आउटपुट कट कर दिया है, कि जितना वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने उसकी जो मात्रा है वो काफी कम कर दी है ताकि प्राइस बढ़ सके। अनदर वरिंग पोर्टेंट फॉर इन्फ्लेशन, ये एक और फिक्र में डालने वाला संकेत है महंगाई के लिए। पोर्टेंट का मतलब होता है भाई साइन होता है, संकेत होता है। समझ गए आप लोग यहाँ पे कि साइन होता है और क्या होता है अपने पास, संकेत होता है। तो यहाँ पे लिखा है कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, और वो भी उस वजह से आया है कि जो भी तेल उत्पादक देश हैं इन लोगों ने आउटपुट को कट कर दिया है, प्रोडक्शन कम कर दिया है। तो ये भी एक बुरा संकेत है, यहाँ पे वरिंग पोर्टेंट है। पोर्टेंट का मतलब साइन, वरिंग पहले लिख दिया कि एक फिक्र में डालने वाला संकेत है। आगे आ जाओ।
with the RBI's own researchers having so cogently laid out the case for persisting with the current flexible inflation targeting regime of ensuring that price gains stay within the 2% to 6% band in the central bank's first report on currency and finance in 8 years. तो यहाँ पे लिखा है पूरा ओवरऑल पूरी बात बताइए, मैं एक एक बार बता देता हूँ कि आरबीआई के खुद के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बात कोजेंटली लेड आउट की है, लिखी है या फिर रूल बनाया है। लेआउट करना, रूल बनाना होता है। कोजेंटली का मतलब कन्विंसिंगली, पूरे यकीन के साथ। और उन्होंने केस क्या रखा है कि भाई परसिस्ट करो, जारी रखो विद द करंट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन, कि अभी का जो करंट टारगेटिंग है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ऑफ इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना दैट द प्राइस गेन्स, की प्राइस कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो रहे लगभग 2 से 6% के बीच में रहे। मैंने आपको शुरू में बताई थी ये बात कि 2 से 6% के बीच में रहे। इन द सेंट्रल बैंक्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन करेंसी, कि सेंट्रल बैंक की जो पहली रिपोर्ट आई है करेंसी और फाइनेंस के ऊपर पिछले 8 सालों में, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 से 6% का अपना जो फ्लेक्सिबल टारगेटिंग है इन्फ्लेशन की वो सही है और उसी को जारी रखो। आगे भी कोशिश करो कि इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं आती है और 6% से ज्यादा नहीं जाती है। तो ये अपने पास ऑलरेडी इनको मिल गया है। तो अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं मस्ट स्टे लेजर फोकस्ड, कि इनको एक तरह से लेजर फोकस्ड रहना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए ऑन कीपिंग प्राइस स्टेबिलिटी फ्रंट एंड सेंटर ऑफ देयर, कि प्राइस स्टेबिलिटी को फ्रंट एंड सेंटर में रखते हैं, वो केंद्र में रखते हैं, ऑफ देयर फ्रेश फ्रेमवर्क फॉर नेक्स्ट क्विनियम। तो यहाँ पे लिखा है अपने पास कि अगले 5 साल का जो ये फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो 31 मार्च को इनका रिव्यू करेंगे 5 सालों के लिए अगले, तो उसके अंदर यही लिखा है कि इसी को 2 से 6% के बीच में रखें और प्राइस स्टेबिलिटी इनका पूरा फोकस होना चाहिए, कीमतों की स्थिरता। एनी एफर्ट टू डाइल्यूट का मतलब होता है उस चीज को मिक्सअप करना, उसके अंदर कुछ हटाना, कि जो फोकस है उसको डाइल्यूट करना इन ए परपोर्टेड बिट, परपोर्ट करना होता है कथित तौर पे, है ना। बिट का मतलब प्रयास है। टू प्रायोरिटाइज ग्रोथ, कि ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना होगा, प्राथमिकता ग्रोथ को देनी होगी। अगर ग्रोथ को प्राथमिकता देंगे तो इन्फ्लेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। रिस्क पुटिंग द इकोनॉमी ऑन ए पेरिलियस पाथ, तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो एफर्ट रहेगा, प्रयास रहेगा ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करने वाला, ये खतरे में डालता है इकोनॉमी को ऑन ए पेरिलियस पाथ, एक खतरनाक रास्ते पर। पेरिलियस का मतलब डेंजरस होता है। दैट मे सिक्योर नीदर ऑब्जेक्टिव, जिससे कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, ना तो प्राइस स्टेबल रहेगी और ना ही ग्रोथ होगी, ऐसा ये एडिटर मानते हैं। तो ये भाई अपना ओवरऑल एडिटोरियल था। और गाइज आप लोग अपनी नई ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अभी लिंक से, और अपना जो भी फीडबैक है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो मैं कहूंगा इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे सीजीएल या बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही है, उसके लिए भाई एक एडवांस इंग्लिश का कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एडवांस इंग्लिश कोर्स, और वो हम लोग लॉन्च करेंगे 22 मार्च से। तो इसकी कीमत जो है अभी 2000 रुपए रखी गई है, लेकिन आप लोगों को 500 रुपीज का डिस्काउंट है। तो ये ओवरऑल आप ये कूपन का कोड यूज करते हुए मार्च 500, तो आप 500 का ऑफ आपको मिल जाएगा, 1500 रुपए आपको लगेंगे। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हमारा ग्रामर का कोर्स, वोकैब का कोर्स, और उसके अलावा जो 1500 एरर का कोर्स है वो भी है, क्लोज टेस्ट का कोर्स भी एक बनाया था वो भी मिल जाएगा, और प्लस लाइव क्लासेस भी होंगी। तो आप लोग इसके लिए अगर आप ये चाहें कि सर मेरे को एक कोर्स खरीदना है, मेरे को ऐप की लिंक वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि मेरे को ये कोर्स बाई करना है और इस कोर्स का ऐप का लिंक आप मुझे दे दीजिए, ना। तो ओवरऑल यही रहेगा। और जो अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं सेंक्टम क्लासेस के ऑनलाइन के, तो भाई आज शाम को अपनी क्लास होगी 8 बजे से, है ना। तो अपनी क्लासेस पिछले 2 वीक नहीं हो पाई थी, तो वो आज शाम को आप लोगों की 8 बजे एक क्लास रहेगी।
चलिए इस वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ।